नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमने बच्चों लास्ट क्लासेस में इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ लॉ सारे समझ लिए थे। तो अगर आपको बेसिक्स ऑफ लॉ समझने हैं तो आप वो क्लासेस देख लीजिए। अगर आप वो क्लासेस देख करके आए हैं, 2 लेक्चर उसमें लिए गए थे, अगर आप वो 2 क्लासेस लेकर के आए हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है। अगर आपने वो 2 क्लासेस नहीं भी ली है तो भी ये क्लास आपको समझ में आएगी, ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है। पर मैं बस ये कह रहा हूं कि इस क्लास के अंदर अब मैं कोई बेसिक्स चीजों पे बात नहीं करूंगा कि लॉ क्या है, एक्ट क्या है, लॉ कैसे बनता है, एक्ट कैसे बनता है, क्योंकि ये सारी बातें मैं ऑलरेडी 2 क्लासेस लेकर के कवर कर चुका हूं। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ही यही चैप्टर, तो उसमें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो अब मैं इस क्लास के अंदर ये मान के चलूंगा कि बेसिक्स तो आप जानते हो। तो अब हम यहां से एक पर्टिकुलरली एक्ट बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों फटाफट शुरू कर लेते हैं। देखिए, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसकी शुरुआत किस बात से हो रही है बच्चों? एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872। 1872 में बच्चों बड़े सारे कानून बने होंगे, है ना। तो 1872 में पहला कानून बना, दूसरा कानून बना, तीसरा कानून बना, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये जो 9वां कानून बना, ये जो 9th एक्ट बना बच्चों, ये बना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का कितने नंबर का एक्ट है? 9th नंबर का एक्ट है। समझ आ गई बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, कुछ कुछ बातें हम पहले एक्ट को स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं। ये तो तुम जानती हो एक्ट कैसे बनता है, पहली क्लास में पढ़ा चुका हूं। अब देखो, एक्ट जो है वो बन चुका है, लेकिन ये जो एक्ट है बच्चों, ये बन गया था, यानी कि ये जो एक्ट है ये इनैक्ट हो गया था 25 अप्रैल 1872। पर ये लागू कब हुआ था? लागू का मतलब बच्चों इन्फोर्समेंट 1 सितंबर 1872। ये दोनों डेट सेम भी हो सकते हैं, पर ये दोनों डेट हमेशा सेम हो ये जरूरी नहीं होता है। हो सकता है कि लॉ जिस दिन बन करके तैयार हुआ हो उसी दिन लागू ना हुआ हो, और यह भी संभव है कि जिस दिन बन करके तैयार हुआ उसी दिन लागू भी करवा दिया। तो बन जाने का मतलब जी बन करके रेडी है। क्या देश के लोगों पे लागू हो गया है? नहीं जी, अभी देश के लोगों पे लागू होना बाकी है। 25 तारीख को जी बना दिया था 1872 में। 1 सितंबर 1872 को, 1 सितंबर 1872 को लोगों के ऊपर लागू भी करवा दिया। क्या ये दोनों डेट हमेशा सेम होते हैं? जरूरी नहीं है। क्या सेम हो सकते हैं? हो सकते हैं। समझ आ गई बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तुम जानना चाहते हो पता कैसे चला? चलो देखते हैं पता कैसे चला। देखो, एक शब्द होता है बेयर लॉ या फिर बेयर एक्ट। थोड़े से बेसिक्स को और भी अच्छा कीजिए। देखो बच्चों, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट जब लॉ बनाता है तो वहां पर जो एक्ट पास होता है और जो पार्लियामेंट की जो भाषा में जो एक्चुअल लीगल लैंग्वेज जो है उसको बोलते हैं बच्चों बेयर लीगल लैंग्वेज। तो वहां से जो किताब बन करके आती है ना, उसको बेयर एक्ट कहते हैं। लेकिन क्या आप मैं इसमें बेयर एक्ट पढ़ेंगे? नहीं। लेकिन क्या हमें बेयर एक्ट ही पढ़ना चाहिए? यस। क्यों बेयर एक्ट पढ़ना चाहिए? देखो, मैं अभी तुमको पीपीटी वगैरह यूज करूंगा, किताबें यूज करूंगा, आईसीआई का स्टडी मटेरियल प्रेफर करूंगा, अलग अलग चीजें प्रेफर करूंगा तुम्हारे को लॉ समझाने के लिए। क्यों कर रहा हूं ऐसा? देखो, जो बेयर एक्ट की भाषा होती है ना, वो होती है टफ। लीगल लैंग्वेज इतनी जल्दी समझ नहीं आती। तुम तो अभी तक गाय वाय पे ऐसे लिख के बड़े हुए हो, ठीक, काउ पे ऐसे आ जाता था स्कूल में, नोटिस राइटिंग ये सब करके बड़े हुए हो। एकदम से लीगल लैंग्वेज तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। अब अगर शुरुआत की ही क्लास में टीचर तुम्हें बेयर एक्ट पढ़ाने लग जाए तो तुम हाथ जोड़ करके चले जाओगे। मैं तो चाहता हूं तुमको बेयर एक्ट ही पढ़ाऊं, लेकिन मुझे पता है वो तुमको उतना समझ में नहीं आएगा, और तुमको वैसे भी तुम सीए स्टूडेंट हो ना यार, लॉ स्टूडेंट थोड़ी हो। लेकिन हाँ, हमेशा याद रखिएगा, जिस वक्त आप लॉ पढ़ेंगे उस वक्त आप लॉ स्टूडेंट ही हैं। अगर आप लॉ को ढंग से सीखना चाहते हैं भाई,
ठीक है, क्योंकि एक सीए स्टूडेंट को भी कॉर्पोरेट लॉज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना है। तो समझिएगा मेरी बात, क्या बेयर एक्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्या फाउंडेशन में होनी चाहिए? नहीं जी, फाउंडेशन में नहीं होनी चाहिए। लेकिन हां, जब तक आप सीए बनेंगे आपको बेयर एक्ट पढ़ना आ जाना चाहिए, बेयर लैंग्वेज की समझ आ जानी चाहिए। क्योंकि जज साहब के सामने कभी बोलना पड़ा तो तुम जज साहब को यह बोलोगे क्या कि वो तो सर के नोट्स में ही नहीं था जी, इसीलिए हमें नहीं आता। जज साहब ने कहा चलो भैया सेक्शन नंबर 2 समझाओ, रुकिए सर के नोट्स में चेक करते हैं। भाई ये सब कोर्ट में नहीं चलता, कोर्ट में बेयर एक्ट चलता है। अच्छा, बेयर एक्ट चलने का एक और कारण है, बेयर एक्ट एक कॉमन किताब है जो हर जगह के लिए सेम है। पर तुम किसी टीचर से पढ़े उनके नोट्स अलग, मैं किसी टीचर से पढ़ा उनके नोट्स अलग, मैंने किसी किताब को प्रेफर किया उसकी भाषा अलग, तो ये सब कुछ कोर्ट में नहीं चल सकता भाई। समझ आ गई बात? तो उसको बेयर एक्ट बोलते हैं। लेकिन क्या आपको बेयर एक्ट पढ़ना है? नहीं, आपको तो समझ लीजिए लॉ भी नोट्स की तरह ही पढ़ना है। लेकिन बात यह है बच्चों, इंस्टीट्यूट क्या है कि आपको इजीली लॉ तो समझाता है, पढ़ाता है, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछता है कि जिससे आपको आपकी लीगल समझ को चेक किया जाए। यानी इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप एटलीस्ट लॉ पढ़ने के योग्य हो जाए, लॉ समझने के योग्य हो जाए। अगर तुमको लॉ पढ़ना और समझना नहीं आता है तो तुमको तो देखो, एक तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा एग्जाम का कि पूछा क्या, और अगर समझ में आ भी गया तो उसका आंसर किस तरह से एक लॉ स्टूडेंट लिखेगा। इंग्लिश का स्टूडेंट नहीं, सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट नहीं, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट नहीं, एक लॉ स्टूडेंट उस आंसर को कैसे लिखेगा ये आपसे एक्सपेक्टेड होता है। समझ आ गई बात? तो आइए थोड़ा सा ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेयर एक्ट को देखते हैं, दिखता कैसा है। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल तो आपने देखा ही होगा, आपके पास होगा भी, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। पर आइए जरा बेयर एक्ट को देखते हैं कैसा दिखता है। तो देखो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट की बेयर एक्ट ये रखी हुई है। ये है बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट। ये देखो कितनी पतली सी किताब है, पर देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। ये एम्बिशन पब्लिकेशन का है, यूनिवर्सल पब्लिकेशन का भी बच्चों बेयर एक्ट आता है। अब तुम कहोगे सर ये तो पतली सी किताब है और वो जो आईसीआई ने किताब दी है वो तो बड़ी मोटी है, तो हमारा वाला टफ हुआ ना, ये तो आसान है। कोई बात नहीं, समय के साथ पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा आपको बेयर एक्ट दिखाता हूं, यहां पर मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये रहा आपके सामने बेयर एक्ट। तो देखो बेयर एक्ट की शुरुआत कैसे हो रही है, एक्ट 9 ऑफ 1872। अब ये जो बेयर एक्ट के ऊपर लिखा होता है ना बच्चों, देखो लिखा है ना 25 अप्रैल 1872। तो ये जो ऊपर लिखा होता है बच्चों यही होता है इनेक्टमेंट। इस दिन बन करके तैयार हो गया था लॉ, पर क्या इसी दिन लागू हो गया था? ये जानने के लिए हमारे को बच्चों एक्सटेंट कमेंसमेंट पढ़ना पड़ेगा। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। अब तो जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है, धारा 370 आर्टिकल 370 हट चुका है बच्चों। एंड इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। लेकिन क्या यहां पर भी अगर हम 25 अप्रैल 1872 लिखते तो कोई पाप हो जाता? नहीं, अगर सर दोनों डेट सेम होते तो यहां पर भी सेम बात लिखी होती। लेकिन हमेशा याद रखिएगा ये जो बेयर एक्ट के ऊपर वाले पार्ट में जो लिखा होता है ये हमेशा इनेक्टमेंट का डेट होता है, इन्फोर्समेंट का नहीं। इन्फोर्समेंट का डेट अगर आपको जानना है तो आपको शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट में आकर के पढ़ना पड़ेगा। समझ आ गई बात? अच्छा, यहां पर देखिए किसी भी जो लॉ की शुरुआत होती है बच्चों उसके प्रीएम्बल से होती है। हर लॉ में उसका प्रीएम्बल होता है। प्रीएम्बल क्या बताता है? पर्पस ऑफ द लॉ। पर्पस ऑफ द लॉ। प्रीएम्बल बच्चों पूरा लॉ नहीं समझाता है, पर वो हमें एक आइडिया देता है कि ये लॉ किस तरीके की बातें करने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड ही बातें करेगा। लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारी बातें करता है? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि दुनिया में, दुनिया तो नहीं बोलना चाहिए, भारत में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रोविजन है वो सारे के सारे क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ही है। मतलब अगर मुझे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ही फॉलो करना है? नो। देखो प्रीएम्बल में क्या लिखता है, इट इज एक्सपीडियंट टू, ये डिफाइन करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन को डिफाइन भी करता है, अमेंड भी करता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन में चेंजेस भी लाता है। बट अमेंड
सर्टेन पार्ट ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, नॉट ऑल पार्ट, सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ, यानी कि इसके पास डिफाइन और अमेंड करने का जो अधिकार है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारे प्रोविजन पे है? जवाब है नहीं। दूसरे लॉज भी हो सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से डील करेंगे, जैसे सेल्स ऑफ गुड एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो उनके लिए भी इसने जगह छोड़ रखी है। तो क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करे तो क्या ये अपने आप में एक कंप्लीट एक्ट है? जवाब है नहीं। तो जब एक्ट बच्चों कंप्लीट नहीं होता तो उसे कहते हैं नॉट एग्जॉस्टिव, नॉट एग्जॉस्टिव। तो कितनी बातें समझ में आ गई भैया? सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? 9th एक्ट ऑफ 1872 किस दिन बन करके तैयार हो गया था? 25 अप्रैल 1872। क्या उसी दिन लागू हो गया था? नहीं जी, लागू उस दिन नहीं हुआ था। लागू कब हुआ था? 1 सितंबर 1872। किसी भी लॉ की शुरुआत कैसे होती है जी? उसके प्रियम्बल से होती है। प्रियम्बल क्या बताता है? स्कोप एंड पर्पस ऑफ द लॉ। क्या ये पूरा लॉ बता देता है प्रियम्बल? नहीं, पर प्रियम्बल एक आइडिया देता है कि आपको क्या क्या चीजें आगे इस लॉ में पढ़ने, सीखने, समझने को मिलने वाली है। प्रियम्बल ने हमें एक और क्लैरिटी दे दी कि प्रियम्बल साफ साफ कह रहा है कि मेरे लॉ का जो पर्पस है ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारे प्रोविजन का नहीं है, कुछ प्रोविजन का है, यानी दूसरी चीजों में भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मतलब सर एग्जॉस्टिव नहीं है, नॉट एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव होता तो ये अपने आप में कंप्लीट एक्ट होता और हमें और कोई किताब खोल के देखने की जरूरत नहीं होती अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना और समझना है। ठीक बात, गई बात दिमाग में। चलिए वापस आते हैं बच्चों। अब आप कहोगे कि सर आप तब से कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट चिल्लाए जा रहे हो, ये तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? रुकना बड़ा, थोड़ा सा पेन हैंग कर रहा है बच्चों। अब ठीक हो जाना चाहिए। ये क्या हो गया? इसका माउस काम नहीं कर रहा है। कर गया काम। ओह, हैंग कर गया है बच्चों। कोई बात नहीं, अभी इसको ठीक करते हैं। इसको गिराएंगे, वापस से ओपन करेंगे। हेलो हेलो हेलो, माफ़ी चाहूँगा बच्चों, सिस्टम हैंग कर गया था, तो आप इतने पार्ट को आगे भगा देना। चल, तो
सर आप तब से कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट चिल्लाए जा रहे हो, पर हमें बताओ तो सही कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो आइए समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखिए, पहली बात बच्चों, जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक सिविल नेचर का लॉ है। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन होंगे, इसमें कल को यदि कोई भी डिस्प्यूट आता है तो उसको सेटल करवाया जाएगा, एक दूसरी पार्टी का हर जाना बढ़ा जाएगा, कॉम्पनसेट किया जाएगा, कोई जेल वेल नहीं होती है। समझ आ गई बात। तो आइए देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। तो देखो, एक एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं। एक बच्चों मिस्टर ए है। मिस्टर ए जो है बच्चों मिस्टर बी से कहता है मेरी कार खरीदोगे। ये कहता है यस खरीदूंगा। तो ए ने कहा बी को मेरी कार खरीदोगे, बी ने कहा जी खरीदूंगा। तो देखो ए ने क्या दिया, ए ने दिया बच्चों ऑफर। किस चीज का ऑफर दिया? कार खरीदने का, कार को खरीदने का ऑफर दिया। बी ने कहा मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, यानी इस ऑफर को स्वीकृति दे दी, एक्सेप्टेंस दे दिया। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में एक वादा हो गया कि नहीं। ए ने कहा मेरी कार खरीदोगे, बी ने कहा हां जी खरीदूंगा। तो एक वादा तय हो गया। लेकिन क्या मात्र वादा हो जाने से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? नहीं जी, ये तो नहीं होगा। लेकिन हां, ऑफर और एक्सेप्टेंस जब जुड़ा तो एक वादा तो हो गया सर, एक प्रॉमिस हो गया। अच्छा, ये प्रॉमिस ए बी को दे रहा है या बी ए को दे रहा है? देखो भाई, प्रॉमिस तो दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। ए ये प्रॉमिस दे रहा है कि मैं अपनी गाड़ी तुमको दूंगा, और बी ये प्रॉमिस दे रहा है कि मैं आपकी गाड़ी खरीदूंगा। तो दोनों एक दूसरे के साथ वादा कर रहे हैं ना। तो ये प्रॉमिस क्या है? ये सेट ऑफ प्रॉमिस है। सेट ऑफ प्रॉमिस। सेट ऑफ प्रॉमिस क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस दे रहे थे, दो प्रॉमिस हुआ, सेट ऑफ प्रॉमिस बना। अच्छा, इस प्रॉमिस का नेचर क्या है? रेसिप्रोकल। भाई रेसिप्रोकल क्यों है? क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस दे रहे हैं, एक तरफा तो नहीं है, रेसिप्रोकल है। चलो बहुत बढ़िया। ए ने बच्चों ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्टेंस दिया, प्रॉमिस हो गई। लेकिन ए बच्चों कहता है कि मैं ये गाड़ी 5 लाख में बेचूंगा। मिस्टर बी कहता है अरे भाई, ये तो तुमने बताया ही नहीं कि तुमको पैसा चाहिए, मुझे लगा तुम यूं ही मुझे दे रहे हो। तो मिस्टर ए कहेगा भाई ऐसे नहीं चलता, मुझे इसके बदले पैसा चाहिए। तो यदि बच्चों पैसा नहीं दिया तो अब ये प्रॉमिस भी टूट जाएगा, प्रॉमिस ही आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ए कहता है कि मैं ये कार तुमको 5 लाख में देने को तैयार हूं, क्या तुम 5 लाख में लेने को तैयार हो? तो कहता है हां, 5 लाख में लेने को तैयार हूं। इसको बोलेंगे बच्चों कंसीडरेशन। लॉ की बात अभी ये सारी चीजें बच्चों डिटेल में आएगी, अभी तो बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं। इसको लॉ की भाषा में हम बोलेंगे बच्चों कंसीडरेशन। अच्छा, क्या कंसीडरेशन वन साइडेड होता है? कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। ये भी वन साइडेड नहीं होता है। ए बी से कहता है 5 लाख में 5 लाख रुपए दे दूंगा, सॉरी, ए बी को कहता है मैं गाड़ी दे दूंगा, बी कहता है ठीक है मैं 5 लाख रुपए दे दूंगा। तो ए के लिए कंसीडरेशन क्या है? 5 लाख रुपए। बी के लिए कंसीडरेशन क्या है? कार। दोनों एक दूसरे को कंसीडरेशन दे रहे हैं। तो प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू अग्रीमेंट। अब बच्चों बन चुका है अग्रीमेंट। ठीक है,
अब क्या बन चुका है? एग्रीमेंट बन चुका है। लेकिन बच्चों अब ये कहता है कि लेकिन भाई एक बात तुमको बतानी थी। तो क्या? ये गाड़ी जो है ना, ये चोरी की गाड़ी है। तो ये बताओ, बी अब खरीदेगा, 5 लाख रुपए भी दे और चोरी की गाड़ी खरीदे? तो बी कहता है भाई नहीं, चोरी की गाड़ी तो नहीं खरीदूंगा। क्यों भाई? कल को कोई बात हो जाए तो कोर्ट ऑफ लॉ में मैं जाकर के क्या बोलूंगा? ये तो इल्लीगल काम है। तो क्या इल्लीगल चीजों के लिए कोर्ट हमारे को जगह देता है? नहीं। यानी कि अगर आप कोई इल्लीगल एक्टिविटी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर ये इनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। मतलब लॉ इसको इन्फोर्स नहीं करेगा, लॉ इसको इंटरटेन नहीं करेगा। लेकिन बी पूछता है ए से, भाई तुम्हारी गाड़ी चोरी की तो नहीं है? कहता है क्या बात करते हो, फर्स्ट हैंड कार है, अभी अभी खरीदी थी। अच्छा, मतलब सब कुछ वैलिड है, इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं हो रहा, इसमें कुछ भी इल्लीगल नहीं हो रहा? नहीं जी, नहीं हो रहा। यानी कि ये एग्रीमेंट हम कोर्ट से रजिस्टर करवा सकते हैं, इसको हम कल को कोर्ट में लेकर के जा सकते हैं, जज साहब इसकी इज्जत करेंगे, कोर्ट इसकी इज्जत करेगा। आंसर इज यस। तो अग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ इज इक्वल टू बच्चों कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे बनता है बच्चों कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ गई बात? ऐसे बनता है कॉन्ट्रैक्ट। एक बार फिर से लीगल टर्म्स के साथ समझते हैं। देखो, मिस्टर ए कहता है मिस्टर बी को, कार खरीदोगे 5 लाख में? तो मिस्टर ए बच्चों लॉ की भाषा में कहलाएगा ऑफरर। जिसको ऑफर किया गया है बच्चों, ये कहलाएगा ऑफरी। अच्छा, ऑफर को बच्चों प्रपोजल भी कहा जाता है। ठीक है, तो चाहे आप ऑफर कहिए या प्रपोजल कहिए, एक ही बात है। ठीक है, 5 लाख रुपए क्या है? कंसीडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड, ऑफर को जब एक्सेप्टेंस दी गई बच्चों, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन गया? एक प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस के साथ कंसीडरेशन होना जरूरी है, तो प्रॉमिस के साथ बच्चों कंसीडरेशन जुड़ा, तो अग्रीमेंट बन गया। और ये अग्रीमेंट लॉ इसकी इजाजत देता है? क्या ये लीगली पूरी तरह से ठीक है? हां जी ठीक है। तो प्लस इनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। बोल, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? समझ में आया? वैसे तो अभी इसमें हम बड़ी सारी बातें करने वाले हैं, ये तो बस शुरुआत हुई है। समझ आई बात? समझ आई बात? चलिए, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है आप ये समझ गए। अब जरा कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले पूरी तरीके से, ये तो बच्चों हमने देख ही लिया। ये तो हमने देख ही लिया बच्चों कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 25 अप्रैल 1872 को बन गया था और 1 सितंबर 1872 को लागू हो गया था। लेकिन बच्चों अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट के कुछ पार्ट्स हैं। थोड़ा सा साइड में लिखता हूं, क्या ऐसे कर लेते हैं? मैं तुमको दोनों तरह से पढ़ा सकता हूं बच्चों, दोनों ही व्यवस्थाएं अपने पास है। कॉन्ट्रैक्ट जो है बच्चों, ये 2 हिस्से में बटा हुआ है। जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेशल प्रोविजंस। अब देखो, जैसे तुम किताबें वगैरह पढ़ते हो तो उसमें सीरियल नंबर होता है, तभी तो पता चलता है पेज नंबर 1 पे क्या लिखा है, पेज नंबर 10 पे क्या लिखा है, सीरियल नंबर 5 क्या है, सीरियल नंबर 7 क्या है। पर लॉ की अपनी भाषा होती है, लॉ की अपनी दुनिया होती है। लॉ में बच्चों सीरियल नंबर नहीं चलते, लॉ में सेक्शंस चलते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो ये यूं लिखा हुआ है सेक्शन 2, फिर ब्रैकेट में ऐसे मतलब ऐसे 1 लिखा, फिर लिखा ए, ऐसे स्मॉल में ए लिखा।
तो इसको बोलेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। समझ आ गई बात? अगर ये ऐसे लिखा होता सेक्शन 2A, तो जब स्मॉल में लिखा है तो हम इसको क्लॉज पढ़ेंगे, इसको हम डायरेक्टली पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज ए। अगर ये ऐसे लिखा होता सेक्शन 2 और ब्रैकेट में 1 लिखा होता, तब इसे हम पढ़ते सेक्शन 2 सब सेक्शन 1। पर मात्र इतने ही इंटरप्रिटेशन से आपको सेक्शन सब सेक्शन का डिफरेंस नहीं समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको बेसिक बताया हूं। जैसे ऐसे लिखा सेक्शन 2A, तो ये हो गया 2 क्लॉज ए, 2B तो सेक्शन 2 क्लॉज बी। ठीक है, बाकी मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा इंटरप्रिटेशन के कब सेक्शन होता है, कब क्लॉज होता है, सारी बातें आपको समझाऊंगा। आपको मजा ना आ जाए लॉ पढ़ने में तो फिर आप बोलना। अब देखो, लॉ को बनाया गया 2 प्रोविजन में, जनरल प्रोविजंस। जनरल प्रोविजन जो है बच्चों, ये है सेक्शन नंबर 1 से लेकर के 75 तक। सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक। जनरल प्रोविजन का क्या मतलब है कि ये सभी जिस भी टाइप के आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे ये सब पे लागू होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जनरल प्रोविजंस है, बाकी जब पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। अब कुछ स्पेशल तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये है बच्चों सेक्शन नंबर 124 से लेकर के सेक्शन नंबर 238 238 तक। अब मन में कुछ डाउट आ रहा है तो सर ये बीच के सेक्शन कहां गए? सेक्शन नंबर 1 to 75 आपने कहा जनरल प्रोविजन, और आप कह रहे हो सेक्शन 124 टू सेक्शन 238 स्पेशल प्रोविजन। तो ये बीच में सर गायब हो गया। ये सेक्शन 76 से लेकर के सेक्शन 123 कहां गया? बच्चों ये है आज के जमाने का सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सोगा 1930। इसका मतलब यह हुआ बच्चों, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो 1872 का है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बच्चों 1872 का है और सोगा 1930 का है। यानी सोगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद आया, सेल्स ऑफ गुड एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद आया। तो देखो जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया था ना 1872 में, तो जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो भी कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा था। लेकिन बाद में ऐसी रिक्वायरमेंट, ऐसी नेसेसिटी आ गई कि हमारे को एक अलग एक्ट बनाना पड़ा। तो हमने अलग एक्ट में कुछ भी नहीं किया, बस कॉन्ट्रैक्ट, देखो सोगा तो बना ही हुआ था, उसके सारे प्रोविजन बच्चों वो भी स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था जो सेल से रिलेटेड था, तो वो भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ही था। लेकिन पहले वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर था, उस हिस्से को निकाला और अलग से बना करके उसका एक अलग एक्ट बना दिया, सेल्स ऑफ गुड एक्ट। अब ऐसा क्यों किया गया ये मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ाऊंगा। अभी के लिए तो आप ये समझ करके चलो जो मैंने आपको बताया। इसी वजह से बच्चों ये जो बीच का हिस्सा है ये सोगा है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया तो बीच के सेक्शन भी हटा दिए गए। अब तुम कहोगे तो सर ऐसा कर देते ना, इसको 76 कर देते। ऐसा नहीं किया गया, इसको ऐसे ही रहने दिया गया, बीच से सोगा को निकाल दिया गया। और एक और मजे की बात, ये 238 के बाद भी था, 239 240 भी था। वो बच्चों आज के जमाने का पार्टनरशिप एक्ट है, एक्ट 1932। यानी 1930 में, 1930 में हमने कॉन्ट्रैक्ट से सोगा को बाहर कर दिया और फिर 1932 में हमने कॉन्ट्रैक्ट से पार्टनरशिप को बाहर कर दिया। समझ आ गई बात? तो यानी कि जो पार्टनरशिप एक्ट है और जो आपका सेल्स ऑफ गुड एक्ट है ये भी आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही हिस्सा था, पर अभी ऐसा नहीं है। तो इसीलिए बच्चों आपको जनरल प्रोविजन पढ़ने हैं, सेक्शन 1 to 75 एंड देन सेक्शन 124 to 238 जो कि स्पेशल प्रोविजन से डील करेगा। उसी का एक फ्लो चार्ट है आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। जनरल प्रोविजन 1 to 75 एंड स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट 76 से 266। लेकिन बच्चों यहां पर ये 76 से लेकर के 123 क्या है? सेल्स ऑफ गुड एक्ट। बाकी ये सब आपको पढ़ना है, इंडेमनिटी, बेलमेंट एजेंसी, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप नहीं, पार्टनरशिप बच्चों 266 तक आफ्टर 238। लेकिन अब ये भी बच्चों कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है और ये भी अब कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। यानी आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में अब सिर्फ यही 3 चीजें पढ़नी है। पर हाँ, ये भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट था और ये भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट था। स्पेशल का मतलब क्या है? ओनली रिलेटेड टू पार्टनरशिप,
ओनली रिलेटेड टू सेल्स में, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो केवल सेल से डील करेंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो केवल पार्टनरशिप से डील करेंगे, तभी तो वो स्पेसिफिक हैं। समझ आ गई बात? तो जनरल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन या फिर स्पेसिफिक प्रोविजन। समझ आई बात? दिमाग में गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, व्हाट इज, वैसे तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया, लेकिन समझते हैं, अभी तो पूरा आपका बेस बनाऊंगा अच्छे से। कहता है कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट इन लॉ। तो देखो कहा, वेन एवर यू प्रॉमिस समथिंग एंड द लॉ इनफोर्सेज इट, दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इतने हिस्से को अगर हटा दो तो देखो प्रॉमिसेस तो बड़े सारे होते हैं, डेली बेसिस पे प्रॉमिस होता है। आज शाम को 6 बजे मिलते हैं, 6 बजे पहुंच गए, दूसरा आया ही नहीं। तुम मेरी शादी में आओगे, हां जी बिल्कुल आएंगे, अगला आया ही नहीं। आज बढ़िया खाना बनाया है, 9 बजे आ जाना, अगला आया ही नहीं। अजी भंडारा रखा है, आपके लिए भी है, जरूर आइएगा, बस अभी उधर से मुड़ के आप ही के पास आ रहे हैं। दुकानदार, आजकल आते नहीं हो, अरे बस आज शाम को आएंगे। देखो कितने सारे प्रॉमिसेस हो रहे हैं जो हम डेली बेसिस पे तोड़ रहे हैं। तो क्या बच्चों हर प्रॉमिस के टूट जाने के लिए आदमी कोर्ट चला जाए? बताओ, नहीं। इसीलिए बच्चों केवल ऐसे प्रॉमिसेस जो लॉ में इन्फोर्स हो सकते हैं, यानी जिसकी लॉ की नजर में वैल्यू है, केवल वही प्रॉमिसेस बच्चों कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेते हैं। भाई आपने मुझे डिनर पे इनवाइट किया, अच्छा चलो आप क्यों ही इनवाइट करोगे, मैंने आपको डिनर पे इनवाइट किया कि बेटा आज घर आ जाना और मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, तो मेरे सामने ही बैठ जाना और यहीं पे पढ़ लेना और मैं तुमको मस्त खाना भी खिलाऊंगा। तो तुमको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तुमने सोचा कि खाने को मिलेगा बढ़िया बढ़िया सर के हाथ का, तो तुम इस नियत से आ गए और तुम 2 घंटे तक मेरी बकवास भी सुनते रहे और मुंडी हिलाते रहे, सब समझ में आ रहा है। और फिर जैसे ही क्लास खत्म हुई, मैंने कहा ठीक है बेटा निकलो अब। तो तुमने कहा सर खाना, मैंने कहा अरे यार वो तो ऐसे ही मजाक किया था। तुम कह रहे मजाक, आपके चक्कर में 10 किलोमीटर दूर आ गया मैं, या आ गई मैं, और अब आप कह रहे हो कि खाना है ही नहीं। मैं आप ही से लॉ पढ़ी हूं, मैं आपको कोर्ट में ले जाऊंगा। तो मैं कहूंगा बेटा ठीक से नहीं पढ़ा क्या? यहां पर क्या इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो किसी भी लॉ को इन्फोर्स कराने के लिए पार्टीज के बीच का जो इंटेंशन है वो एक लीगल रिलेशनशिप में आने का होना चाहिए। समझ आ गई बात? और इंटेंशन क्या होता है आने वाले में हम बहुत डिटेल में इंटेंशन को पढ़ेंगे। इंटेंशन को बच्चों समझना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इंटेंशन लॉ में कहीं भी डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि डिफाइन हो ही नहीं सकता। इंटेंशन का मतलब बच्चों नियत, और नियत तो मन में है, नियत तो दिमाग के अंदर है। तो इसको फैक्ट और सर्कमस्टांसेस से समझा जाता है कि इंटेंशन था कि नहीं था, केस टू केस समझा जाता है कि इंटेंशन था कि नहीं था। पर यहां तो साफ पता चल रहा है कि मेरी नियत आपको खाना खिलाने की थी, तो पर मैं किसी कारण से नहीं बना पाया, तो भैया मुझे कोर्ट में थोड़ी ले जाओगे। इंटेंशन तो था, पर कुछ लीगल रिलेशनशिप थोड़ी क्रिएट हो रहा है भाई। ऐसे तो फिर हर इंसान एक दूसरे को कोर्ट ले जाने लगेगा। इसका मतलब सर हम रोज हजारों तरीके के वादे करते हैं और तोड़ते भी हैं। समझ आए? कितने लोगों के ब्रेकअप्स एंड ऑल होते रहते हैं, ठीक है। तो इतने सारे वादे करते हैं और रोज तोड़ते भी हैं, तो क्या हर वादे के टूट जाने पर कोर्ट चले जाएंगे? नहीं। तो क्या हर वादा कॉन्ट्रैक्ट अच्छा, हर वादा प्रॉमिस तो है, हो सकता है हर वादा बच्चों अग्रीमेंट भी हो, उसमें हो सकता है वादे में कंसीडरेशन भी है। भाई वादे में यहां पे कंसीडरेशन है कि नहीं? तुम आ रहे हो, तुमको बदले में खाना मिलेगा, तो समथिंग इन रिटर्न तो है, यस और नो? चलो मैंने ये कहा कि मेरे अगर तुम घर पढ़ने आओगे तो मैं तुमको 500 रुपए दूंगा। अब देखो मैंने तुमको कंसीडरेशन भी ऑफर कर दिया, 500 रुपए दूंगा। अब तुम कह रहे हो सर 500 रुपए, मैंने कहा भाई मैं तो मजाक कर रहा था। तुम कह रहे हो आपके मजाक के चक्कर में 200 का तेल फूक के आ गया, सोचा 500 मिलेगा, 300 का प्रॉफिट हो जाएगा। 2 घंटे से आपकी बकवास सुन रहे हैं, हमें लॉ पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, हम तो आई थे 500 रुपए के चक्कर में। तो क्या बच्चों मेरा यहां पर इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप है? आप मुझे कोर्ट लेकर के चले जाइएगा? नहीं।
तो वादे बहुत से होते हैं बच्चों, पर केवल लीगल वादा वही बच्चों आगे जाकर के क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है कि इट इज द लॉ दैट टेल्स अस विच प्रोमिसेस आर लीगली इन्फोर्सिएबल, और कानूनी हमें बताता है कि कौन कौन से वादे लीगली इन्फोर्स कराए जा सकते हैं। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 2H तो क्लॉज पढ़ोगे या सब सेक्शन, क्लॉज, सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एज एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाई लॉ, एज एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाई लॉ। इतनी बात बच्चों समझ में आई? यहां तक कोई दुख, समस्या, कष्ट, परेशानी? यहां तक सभी लोग मेरे साथ? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आइए प्रॉमिस कैसे बनता है समझते हैं। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन थोड़ी ये मैंने कुछ मेहनत की है चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके, तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। तो देखो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बच्चों प्रॉमिस होता है। तो देखिए ऑफर क्या दिया जा रहा है, आई विल सेल माई फोन टू यू फॉर ₹10,000। एक्सेप्टेंस, यस आई अग्री टू बाई इट फॉर ₹10,000। तो देखो यहां से प्रपोजल दिया गया, यहां से एक्सेप्टेंस दिया गया। अच्छा, अगर बच्चों ये कहता कि मैं 10,000 में अपना फोन तुमको दे रहा हूं, ये कहता है मैं फोन तो लेना चाहता हूं पर 8,000 में लेना चाहता हूं, बात बनेगी नहीं। एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों कंसेंसस एड इडम, इसका मतलब होता है बच्चों मीटिंग ऑफ माइंड्स, इसका मतलब होता है बच्चों सेम थिंग इन द सेम सेंस। जिस तरीके से मैंने आपको ऑफर किया है ठीक उसी तरीके से एक्सेप्टेंस आएगी, जिस तरीके से मैंने आपको ऑफर किया है ठीक उसी तरीके से एक्सेप्टेंस आएगी, तभी प्रॉमिस बनेगा। अच्छा तुम कहोगे सर नहीं है, ऐसे देख लो जी, मैं 10,000 में बेचने को तैयार होकर है, मैं 8,000 में लेने को तैयार हूं, तो हो गई बात। देखो बात तो हो गई, लेकिन अब ये उल्टा हो गया। अब क्या हुआ, यहां पर इस भाई ने, जिसने यस किया है, इसने काउंटर ऑफर दे दिया, तो अब ये एक्सेप्टेंस देगा। समझ रहे बात को? तो फिर वो नया ऑफर एक्सेप्टेंस आ गया, ये वाला नहीं रहा। इसीलिए बच्चों सेम थिंग इन द सेम सेंस होना चाहिए। तो इसने कहा 10,000, इसने भी कहा कि मैं 10,000 में ही लेने को तैयार हूं, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, द मोमेंट बी एक्सेप्ट द ऑफर अ प्रॉमिस इज क्रिएटेड। तो ये कहता ठीक है जी, फिर तो डील हो गई, मैं 10,000 में देने को तैयार हूं, आप 10,000 में लेने को तैयार है, डील हो गई। तो देखिए ए शोज विलिंगनेस टू डू समथिंग, सेलफोन विद सर्टेन टर्म्स क्या है, बेचूंगा लेकिन 10,000 में। बी अग्रीज टू ऑफर मेड बाई ए विद द सेम टर्म, जिस टर्म में इसको बोला गया था, यानी कि मैं 10,000 में फोन देने को तैयार हूं, तुम भी 10,000 में फोन लेने को तैयार हो, यस। तो यानी जो टर्म इसने दिए थे वही टर्म इसने एक्सेप्ट किए, ठीक है। नाउ ए प्रोमिसेस टू सेल एंड बी प्रोमिसेस टू बाय, तो एक बाइंडिंग एक्सेप्टेंस आया, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके प्रॉमिस बन गया। तो देखो लीगल प्रोविजन है इसका, सेक्शन 2B है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अच्छा ये तो हम चलो अभी आगे पढ़ने वाले हैं, पर इतना तो समझ आया कि ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलकर के क्या बना, प्रॉमिस। तो जैसे ही ये यस कर देता है तो प्रॉमिस बन गया। अच्छा आगे आइए, प्रॉमिस में बच्चों कंसीडरेशन होगा तभी अग्रीमेंट होगा। When the offer is accepted, it becomes a promise। अब देखो हम एक स्टेप आगे चले गए हैं, प्रॉमिस तो हो चुका है, लेकिन अब प्रॉमिस में बच्चों कंसीडरेशन देखा जाएगा। तो ऑफर जब एक्सेप्ट हुआ प्रॉमिस बन गया। Yes, I agree to buy your laptop for ₹25,000. When something of value is given or promised in return, it is called consideration। तो 25,000 ये देने को तैयार है, अगला 25,000 लेने को तैयार है, तो कंसिडरेशन भी हो गया। तो प्रॉमिस और कंसिडरेशन को ऐड किया तो क्या बन गया बच्चों, अग्रीमेंट बन गया, ठीक है। अच्छा एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी तो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो व्हेन देयर इज अ प्रॉमिस एंड कंसीडरेशन ऑफ द प्रॉमिस इट बिकम्स एन अग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट भी बन चुका है, अगला स्टेप क्या है कि अब अग्रीमेंट को किस में कन्वर्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट में। तो व्हेन द अग्रीमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एंड कैन बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, तब क्या बनेगा बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट। तो अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कंट्रोल, नाउ इट इज अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो समझ गए हम लोग। एक बार और अपनी मन की संतुष्टि के लिए देख लेते हैं।
प्रियम्बल तो मैंने आपको बताया, एक बार और अपनी मन की संतुष्टि के लिए बच्चों देख लेते हैं। क्या देखना है सर? जब ऑफर दिया जाता है तो ऑफर को बच्चों हम प्रपोजल भी कहते हैं। तो प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, जैसे ही सर प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है, सेम टर्म्स में, जिस टर्म में ऑफर दिया गया था ठीक उसी कंडीशन में, ठीक उन्हीं टर्म्स पे यदि एक्सेप्ट किया गया, टर्म्स चेंज हो गए तो एक्सेप्टेंस होगी? नहीं, वो काउंटर ऑफर हो जाएगा। यानी मैंने आपको कुछ ऑफर दिया, उल्टा में आपने मुझे कुछ और ऑफर दे दिया। बाद में डिटेल में काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, ये सारी चीजें भी पढ़नी है, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए। जैसे मान लो कि ऑफर दिया गया है 5 शर्तें लगा के, एक्सेप्टेंस भी उन्हीं 5 शर्तों के साथ दे दी गई, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हुआ बच्चों, तो क्या बन गया? प्रॉमिस। पर क्या केवल प्रॉमिस से बात हो जाएगी? सर वादों में वजन डालो, वादों में क्या डालो? कुछ वैल्यू, तो कंसीडरेशन। यानी दोनों को, दोनों पार्टी को, ऑफर देने वाले और ऑफर को एक्सेप्ट करने वाले, दोनों को एक दूसरे से कुछ चाहिए। अगला कहता है 10,000, वो कहता है ठीक है 10,000 में घड़ी, तो घड़ी एक के लिए हो गया और 10,000 एक के लिए हो गया, तो एक के लिए एक घड़ी हो गया कंसीडरेशन और एक के लिए बच्चों 10,000 रुपए। क्या घड़ी खरीदना बेचना गैर कानूनी है? नहीं। तो प्लस इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, तो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। बताइए, कॉन्ट्रैक्ट का आपको बेसिक समझ में आ गया? बाकी अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत हम डीप में डिगिंग करने वाले हैं बच्चों, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए पहली क्लास में छोटी सी ही रखता हूं, 40 मिनट की ही रखते हैं, और बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को, कितनी बात मेरी समझ आई। जो भी दिक्कत परेशानी हो आप अपना इसमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मुझे बताइए। और अब रेगुलर क्लासेस आने लगेंगी, रोज एक तो क्लास, कभी मिस भी हो जाए तो मतलब मैं कोशिश करूंगा कि रोज एटलीस्ट एक क्लास आपकी डले, ताकि लॉ का सिलेबस आपका जल्दी कंप्लीट हो। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।